नमस्कार दोस्तों, इंडो एक्वा फार्म में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉमन कॉर्प की हाइब्रिड अमूर कॉर्प फिश के बारे में, जो कि एक एक्जोटिक कार्प है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम कॉमन कॉर्प को 1 kg प्लस लेके जाते हैं, जब उसका वेट 1.5 kg 2 kg होता है, तो उसका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है और उसके पेट में अंडे हो जाते हैं। और जब कॉमन कार्प हमारे तालाब में छूट जाती हैं, क्योंकि जब आईएमसी कॉर्प जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए बड़ा तालाब प्रेफर किया जाता है। तो जब हम अपने बड़े तालाब में आईएमसी और कॉर्प को करते हैं एक साथ, तो जिसमें कॉमन कार्प कुछ छूट जाती हैं और छूट जाने की वजह से वो तालाब में ही अंडे दे देती हैं, जिसकी वजह से तालाब में बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। कहीं 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 देखने को मिलता है कि कॉमन कार्प तालाब में ही ब्रीडिंग करके अंडे दे देती है, जिसकी वजह से तालाब में बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी शिफा अनुसंधान जो है, जो मीठा जल जीव अनुसंधान भुवनेश्वर में है, तो उनकी टीम ने कॉमन कार्प का हाइब्रिड बनाया है कुछ अनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन करके, जिसमें सामान्य कॉमन कार्प से 20 गुना अधिक वृद्धि दर है। ये जो हमारी कॉमन कार्प जिसको हम तालाब में अपने डालते हैं, जो बॉटम लेयर की मछली है, उसकी हाइब्रिड अमूर कॉर्प को जब हम अपने तालाब में डालते हैं तो इसका जो वृद्धि दर है, जो इसकी बढ़वार है, वो सामान्य कॉमन कॉर्प से 20% अधिक है। और जो इसके शरीर की बनावट होती है, तो कॉमन कॉर्प में सभी कॉमन कॉर्प मछलियों में उनका पेट नीचे की तरफ लटका हुआ होता है और फुला होता है, जिसमें बहुत सारे अंडे रहते हैं, जिसकी वजह से लोग स्वाद अच्छा होने के नाते भी उसको ख़रीदना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज निकल जाता है। तो वो समस्या इसमें नहीं है। इसका जो नीचे का पेट है वो सामान्य रोहू के जैसा है। इसकी बनावट जो नीचे से है वो रोहू के जैसी है, बाकी बनावट कॉमन कॉर्प के ही जैसी है। ये भी तालाब के निचले सतह में रहती है, बॉटम लेयर की ब्रीड है, तालाब के तली में ही रहती है। और जो फूड हम अपनी कॉमन कॉर्प को देते हैं वही सेम फीडिंग प्रोसेस इसका भी है, वही प्रोसेस इसका भी है। अगर हम अपने तालाब में इसका स्टैंडर्ड सीड स्टॉक करते हैं या 1 साल पुराना सीड अपने तालाब में डालते हैं, तो ये साल के अंत में अगर हम समय से अगर अपने तालाब में जब कल्चर स्टार्ट होता है फरवरी माह के लास्ट में और मार्च माह के प्रथम सप्ताह में, अगर हम इसका सीड अपने तालाब में डाल देते हैं, तो ये नवंबर माह के अंतिम तक या दिसंबर माह तक ये 1 kg से लेकर 1.5 kg 2 kg तक हो जाती है। इसकी भी डेंसिटी हम अपने तालाब में कॉमन कॉर्प के ही इतना रखते हैं। जितना संचय बीज का हम अपने तालाब में कॉमन कॉर्प का करते हैं, उतना ही इसके भी बीज का संचय किया जाता है अपने तालाब में। और इसके भी साथ साथ आप अन्य मछलियों का पालन कर सकते हैं। कोशिश करें कि जब आप इसका संचय करें अपने तालाब में, तो कॉमन कार्प और मृगल का संचय ना करें, क्योंकि एक ही लेयर में कई ब्रीड की मछलियां हो जाती हैं, तो ग्रोथ किसी भी मछली का नहीं हो पाता है अच्छे से, उनके अंदर तनाव हो आ जाता है, जिसकी वजह से किसी भी मछली का विकास नहीं होता अच्छे से। तो कोशिश करें कि जब इसका संचय करें तो निचले सतह में इसी का संचय करें, बाकी बीच के सतह और ऊपरी सतह में किसी भी अन्य मछली का पालन जो उस सतह की है उनका कर सकते हैं। दोस्तों हमको बहुत जगह से जानकारी मिलते हैं, या कुछ वीडियोस के माध्यम से भी, या कहीं हम पढ़ते हैं कोई आर्टिकल वगैरह, तो सभी जगह बता तो दिया जाता है कि इतने दिन में ये मछली तैयार हो जाएगी, इतने केजी की हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो कहीं नहीं, उसका डायरेक्शन कोई नहीं देता है। तो ये जो 2 kg या 1.5 kg वाली जो बातें होती हैं, इसके पीछे आपको 365 दिन का टाइम देना पड़ता है, तभी ऐसा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तालाब में ले जाके बच्चे छोड़ दें और ये साल के आखिरी में तैयार हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको फिश फार्मिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो प्रारंभिक स्तर की जानकारियाँ होती हैं उसको आपको वो जानकारियाँ लेनी ही पड़ेंगी। अगर आप फिश फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आपको वाटर क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, अपनी वाटर चेक कैसे करते हैं, वाटर के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, अगर आप इन सभी बेसिक बातों को नहीं जानते हैं, तो फिश फार्मिंग में प्रॉफिट ले पाना या कल्चर अपना अच्छे से कंप्लीट कर पाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आप किसी को हायर करते हैं या और की देख रेख में आपका फार्मिंग होता है, तब भी वो उतना सुटेबल नहीं होता है। अगर आप
अपने तालाब पे वर्कर्स रखते हैं और उनसे ही अगर आप फार्मिंग करवाते हैं तो भी वो उस तरीके से फार्मिंग को मेंटेन नहीं कर पाएंगे जैसे होना चाहिए। तो अगर आप फार्मिंग करने जा रहे हैं या करते हैं तो कोशिश करें कि फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग अच्छे से ले लें, चाहे कहीं से भी ले लें। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, अगर आपके अगल बगल कहीं अगर आपके आसपास में ट्रेनिंग सेंटर नहीं है या आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आपके 100-150 किलोमीटर के रेंज में अच्छे फार्मर्स होंगे जो 10-20-30 साल से फार्मिंग कर रहे हैं। आप उनसे कॉन्टेक्ट करें, उनसे मिलें, उनके पास बैठें, उनकी बातें सुने, फिश फार्मिंग के टॉपिक पे उनसे बात करें, तो वो जो जानकारियाँ वहाँ से मिल जाएंगी शायद ही कोई इंस्टीट्यूट या कोई ट्रेनिंग सेंटर दे पाए। क्योंकि अनुभव का जो नॉलेज होता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे बढ़िया होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें ऐसे ही फिश फार्मिंग से रिलेटेड नए नए टॉपिक पे जानकारियों के लिए।